सभी व्यूअर्स को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आज हम आपके बीच अब हम लाइव हो चुके हैं। नौटियाल जी, आप थोड़ा अपना अनम्यूट कर दीजिएगा माइक, ठीक है। तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार डिजिटल सारथी पेज पर। आज हम आपके बीच नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन जौनसा बावर का प्रथम शिक्षा संवाद लाए हैं और हमारे बीच तीन पैनलिस्ट हैं और हमारा आज विषय है पहाड़ों में उपलब्ध संसाधनों के साथ शिक्षा स्तर में सुधार। तो इस बारे में मैं आपके बीच हूँ अभिनव रावत, ग्राम रंगियों से संस्थापक डिजिटल सारथी, और हमारे बीच मौजूद हैं चतर सिंह चौहान जी, जो कि ग्राम पाटा से हैं, कालसी में, और ये अभी ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं पुरोला ब्लॉक में, उत्तरकाशी जिले में, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। और नमस्कार सर, धन्यवाद आने के लिए। जी सर, थैंक यू। और सर हमारे बीच हैं हिमांशु चौहान जी, जो ग्राम लखवाड़ से हैं, और ये अभी वर्तमान में ये एक स्टार्टअप रन करते हैं जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोबीबो नाम से, उसके सीईओ हैं और सह संस्थापक हैं, जो इन्होंने 2016 में शुरू करा था। और इसके अलावा ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं दून बिजनेस स्कूल में, और इसके साथ साथ पीएचडी परस्यू कर रहे हैं डीआईटी से। नमस्कार हिमांशु चौहान जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे बीच में है नितिन नौटियाल जी, जो कि ग्राम रंगियों से हैं। नितिन नौटियाल जी अभी वर्तमान में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कथियान, जो कि चक्राता ब्लॉक में पड़ता है, वहां पर लेक्चरर हैं, और इसके साथ साथ पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू से। और सर नमस्कार नौटियाल जी, आपका धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। आज और आप सभी शिक्षकों को, आप सभी लोग शिक्षक हैं, तो आप सभी शिक्षकों को और बाकी हमारे जौनसा बावर स्थित सभी शिक्षक और पूरे देश भर में सारे शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। हाँ सर, मैं अभी थोड़ा मैं पहले चतर सिंह जी से शुरू करूंगा। चतर सिंह जी, आप सुन सकते हैं मेरी आवाज? जी सर। हाँ सर, मैं आपसे थोड़ा, जैसे हमारा आज विषय है पहाड़ों में उपलब्ध संसाधनों के साथ शिक्षा स्तर में सुधार, तो उसके बारे में हम संसाधनों के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो आप जैसे प्रिंसिपल रहे हैं, आप 2007 से आप काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो उसके बारे में आप उपलब्ध संसाधनों के बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं तो थोड़ा आप बता सकेंगे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है सर शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए? हाँ सर, रावत सर, सर्वप्रथम आपके द्वारा जो ये इस तरह के सोशल जो सेवाएं, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए दिया गया है, इस तरह का ई संवाद के लिए मैं आपको पूरी जो डिजिटल सारथी सर आपका टीम है, मैं आपको सबको सर बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, और पैनल के समस्त जो साथी लोग हैं उनको भी मैं नमस्कार कहता हूं। और सबसे पहले आज नेशनल टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयां, और जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारी आवाज को सुनते हैं, शिक्षक साथी या जो भी लर्निंग से जुड़े हुए हैं, सबके लिए नेशनल टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर आज का जो विषय आपका है पहाड़ों में उपलब्ध संसाधनों के साथ शिक्षा में सुधार हेतु उठाए गए कदम, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आप अभी सुधार, हम लोग वैसे संसाधन के ऊपर बात कर सकते हैं। सुधार के लिए क्या? जी जी, तो सुधार के लिए जो जो बहुत सारी चीजें, मैं शिक्षा विभाग से हूं और मैं इस टाइम वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड पुरोला में कार्यरत हूं विगत 5 वर्षों से। जो संसाधन, जो पहाड़ के जो स्कूल हैं, पहाड़ के जो मेन संसाधन हमारा बच्चा है, जिसके लिए हम ये जो है जो लर्निंग करवाते हैं, मैं समस्त साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जो संसाधन है हमारे पास, जो बच्चा है, हम उसकी नीड के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर हम उसको लर्निंग करवाएं। क्योंकि अब ये जो स्कूल है, ये स्कूल ना हो करके अब ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं। तो बच्चे की नीड
क्या चौहान है जी, उसके आधार चौहान पर जी, हम। हाँ चौहान जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आपका हाथ दिख रहा है सामने, तो आप जरा अपना हाथ हटा दें, आप वीडियो में आप दिख नहीं पा रहे हैं। ओके ठीक ओके ओके है। सर जी। थोड़ा अगर हाँ आप तो उस बच्चे बार। की जो आवश्यकता है नीड्स के आधार पर, कि हमें बच्चे का जो भी शिक्षक साथी हैं कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसका फिजिकल नीड्स क्या है, क्योंकि लर्निंग से पहले ये जो स्टेप क्लियर हो जाने चाहिए सर, कि अगर बच्चे को लर्निंग करवानी है तो बच्चे की उसकी नीड्स को हमें पहचानना होगा कि उसकी फिजिकल नीड क्या है, उसका सिक्योरिटी नीड क्या है सेकंड लेवल, और थर्ड लेवल उसका कम्युनल नीड्स क्या है, और फोर्थ स्टेज है उसका स्टीम नीड क्या है, और पांचवा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब वो बच्चा एक्चुअल वास्तविकता अपने को समझेगा कि मुझे अब लर्निंग के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो ये लेवल हमको क्लियर करने पड़ेंगे। पता चला कि हम लर्निंग के लिए तैयार हो गए लेकिन बच्चा हमारा रात को सोया नहीं है, तो ये सारे जो स्कूल में किस तरह का अपनत्व का भाव बच्चे के बीच में रखना है, और जो बच्चा पहले की जो एजुकेशन थी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके तहत जो है अब बच्चे को किसी तरह का भी डर भय नहीं होना चाहिए। तो टीचर्स के साथ सबसे बड़ा जो संसाधन है हमारा वो बच्चा है सर, और उसको ये बच्चा किस तरह से लर्निंग कर पाए, क्योंकि माध्यम अब बहुत हो चुके हैं आजकल, तो ऑनलाइन एजुकेशन हो चुकी है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास, जिस तरह के आजकल हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, मैं अपनी ब्लॉक की बात करूं, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के एजुकेशन की बात करूं, तो बहुत सारे स्मार्ट स्कूल बना दिए गए हैं, और वहां पे स्मार्ट क्लासेस भी रन होने लगी है सर। और इस तरह से हमारी जो इंटरमीडिएट की जो क्लासें होती है वो वर्चुअल लैब के माध्यम से भी होनी शुरू हो गई है, सर जिसमें इस तरह के सर इसमें वेबिनार, जिस तरह मैं का। इस हाँ पे सर। चंद्र सिंह जी, मैं इस पे आगे वापस आऊंगा। तो मैं ओके अभी सर ओके। आपसे इस बारे में, सबसे आप कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल माध्यम जो हाँ साधन है, संसाधन है, वो है एक स्टूडेंट है, बच्चा है, जो जी सर क्लास जी में छात्र है। तो उसके जी बारे सर। में आप ये कह रहे हैं, उसके बढ़ावे के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए और हाँ उसके ऊपर सहयोग देना चाहिए। तो अब उसकी मैं नीड्स को नितिन पकड़ना पड़ेगा। नौटियाल जी से बात करना चाहूंगा, नौटियाल जी से पूछना चाहूंगा, सर आप जो हैं अभी वर्तमान में, 1-2 साल पहले आप कथ्यान आए और आप पढ़ा रहे हैं, तो आप 10-15 साल पहले खुद ही बरौथा में पढ़े, उसके बाद पुरोला में पढ़े, और आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आपको इतने कुछ समय के अंदर जो संसाधनों में बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब जैसे एक रिसोर्स के बारे में, एक तो जैसे चतर सिंह जी ने बोला कि वो बच्चा एक सब संसाधन भी है, एक साधन है जिसको मतलब हमें इम्प्रूव करना है, बट वैसे जी इंफ्रास्ट्रक्चरल और उन सब चीजों के बारे में आपको क्या बदलाव लगा है, कैसा लगा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार, मेरा सभी को नमस्कार। और सबसे पहला आज शिक्षक दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अज्ञान इमरान दस्या ज्ञानं जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर जैसे अब यदि हम पहले की बात करेंगे, पहले और अब में क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका विकास है शिक्षा का, प्राइमरी से और इंटर तक का जो माध्यम है, इसमें कितने सारे चेंजेस आए हैं। तो जैसे हम पहले देखते थे, स्कूल में देखते थे, जैसे एक मैम है तो वो मतलब पढ़ा रही है किसी को, तो उसका जो एस्पेक्ट थे सब्जेक्ट के, तो काफी उस समय क्लियर हुआ करते थे उस टाइम पे। भले उस समय बच्चे भी बहुत सारे थे, अब तो आप देख रहे हो कि प्राइमरी में जो है बच्चे भी काफी कम है, और अब उस टाइम पे जो बच्चे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो सबसे जो पहला मैं अगर बेसिक्स मैं कहूँ कि जो बदलाव आए, एक तो स्किल डेवलपमेंट पे है कि भाई जैसे पहले एक जो शिक्षण पद्धति होती थी कि मतलब एक अध्यापक है तो एक ही अध्यापक पढ़ाया जा रहा है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारा बेसिक चीजें थी। लेकिन अब कम से कम जो इसमें जो है, और अगर कभी स्कूल ना हो या कभी ऐसी बारिश वारिश होगी तो भी मतलब आप कभी पढ़ नहीं सकते थे। तो देन सबसे पहला जो है डिजिटल, जो हम कहते हैं डिजिटल, जैसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही भाई तो शिक्षा का जो माध्यम वो डिजिटल के माध्यम से किया जाए। तो हम देखते हैं कि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, संचार इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे और नेटवर्क नहीं थे और स्मार्टफोन नहीं थे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी स्कूल नहीं है लेकिन हम ये इंटरनेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जो कि उस समय हमें ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। तो एक सबसे पहला जो है इंटरनेट और स्मार्टफोन का हम कहते ई लर्निंग का जो बदलाव वो बहुत सारा चीजें हैं। बोले उससे कुछ दुष्परिणाम भी है, क्योंकि जो उसका भी जो ऐसे कोई भी नेटवर्क को डाल देता है तो सर उसका वो आजकल दुष्परिणामों पे बाद में आएंगे, पहले हाँ जी, उसके अच्छे परिणामों के बारे में बात करते हैं, और हाँ इस जी। तो बारे में सबसे मैं
हाँ, तो थोड़ा मतलब पास्ट के बारे में आप बता रहे थे, जैसे आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी, या चतर सिंह जी ने उस बारे में बात करी, तो हम उस बारे में बाद में आएंगे, दुष्परिणाम के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस। पहले हम इधर थोड़ा हिमांशु चौहान जी को मैं लाना चाहूंगा इस पे। चौहान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वो ई लर्निंग पे ही काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, और काफी जगहों पे उन्होंने इनफैक्ट काम करा हुआ है। तो ई लर्निंग के बारे में थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे, कैसे आप इसमें जुड़े और क्या इसके बेनिफिट्स हैं कुछ हद तक। दुष्परिणाम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं आज यहाँ पे आप लोगों के समक्ष यहाँ पेश हो सका, और इस मुद्दे पे बोलने के लिए मेरे को जो मौका दिया। और चतर सिंह जी को मेरा नमस्कार, नितिन भाई को मेरा नमस्कार। और मैं आप लोगों से भी आज बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। मेरे लिए तो ये है कि हर दिन एक नया अध्याय सीखने का मौका होता है, तो आप लोगों से भी आज सीखने का मौका मिलेगा। तो टीचर्स डे की मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। तो जैसे अभिनव ने बोला कि भाई मैं रिगार्डिंग ई लर्निंग, हाँ, मेरा ई लर्निंग से लगभग 7 साल पुराना नाता है। जब मैंने सबसे पहला अपना एक ई लर्निंग की फील्ड में एक मर्केडियो एजुकेशन करके जो इंडिया का पहला ऑनलाइन ई सेल्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था, वो शुरू करा था। तो वहां से मेरे को ई लर्निंग के बारे में मतलब जिज्ञासा शुरू हुई कि इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। शिक्षा का स्तर अगर देखा जाए तो रूरल इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह हिंदुस्तान में एक ही समस्या काफी रहती है कि नितिन जी और चतर सिंह जी शायद मेरे से बेटर थोड़ा जानते होंगे, बट स्टिल जितना मैंने देखा है, जितना मैं पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में काम करा है, या मैं अपने गांव में स्थिति देखता हूँ, गांव में अपने ससुराल में सब कुछ जौनसार में ही है। और ये आज जौनसार पे स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूंगा। जो मेरे सबसे बड़े रिसोर्सेज जो होते हैं शिक्षा के, एक जैसे चतर सिंह जी ने बोला कि स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं एक, और दूसरे होते हैं अध्यापक या अध्यापिकाएं। तो टीचर्स भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। अब वो टीचर्स स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, वो एक समस्या रहती है। जौनसा बावर में हम लोग देखते हैं कि कई जगह ये समस्या रही है कि टीचर्स सुबह यहाँ से देहरादून से या विकास नगर से गाड़ियां पकड़ के वहां पहुंचते हैं, और फिर वहां से क्लासेस लेके वापस उनको निकलना पड़ता है। तो इसमें मैं उनका नहीं कहता, हो सकता है उनकी कई सारी मजबूरियां हैं कि भाई बच्चे घर पे रहते हैं तो उन्हें वापस आना, वो उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता। बट मैं उसकी ये कहना, उसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, क्षेत्र के बच्चे, उन लोगों को जो जितनी अच्छी, क्योंकि एक टीचर जो 3-4 घंटे ट्रेवल करने के बाद स्कूल पहुंच रहा है, वो कितनी अच्छी शिक्षा दे पाएगा उन बच्चों को, क्योंकि वो खुद भी थका हुआ होता है। तो इससे एक समस्या ये होती है। दूसरी समस्या मेरी नजर में ये है कि जैसे जैसे टीचर एक उम्र में बढ़ता है और उसको अनुभव होता है, वो टीचर और बहुत बढ़िया होता चला जाता है। क्योंकि टीचर जब अपने अनुभव से सिखाता है बच्चों को, तो कहीं बहुत अच्छा ज्यादा सिखा पाता है। तो जैसे हम मान ले, अगर आप उत्तराखंड डिपार्टमेंट में मान ले, तो मान लीजिए नितिन जी और चतर सिंह जी बेस्ट टीचर्स हैं मेरी नजर में, अपने अपने सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स हैं, और उनसे बेहतर टीचर पूरे जौनसार बावर में अभी नहीं है। तो वो जहां पढ़ा रहे हैं, जैसे नितिन कथियान में पढ़ा रहे हैं, तो कथियान के बच्चों को ही सिर्फ वो फायदा क्यों मिले कि नितिन जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जेएनयू से रिलेशन रखते हैं, वहां का एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं, वो बाकी गांव के बच्चों को क्यों ना मिले। तो यहाँ पे आता है ई लर्निंग का खेल कि नितिन जी अपनी क्लास कथियान से चला रहे हैं, कथियान में बच्चों को दे रहे हैं, और वो चीज रिले हो रही है बाकी सारे स्कूलों में भी जौनसार बावर में, ताकि उन बच्चों को उस नितिन जैसे टीचर से भी पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि जब वो अच्छे टीचर से मुलाकात होती है उनकी, तो काफी कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। दूसरा, उस बच्चे का, उस इलाके के बच्चे का एक नया मनोबल बढ़ता है कि यार मैं नितिन जैसे टीचर से पढ़ रहा हूँ, और वो मेरे को ऐसे बताते हैं कि जेएनयू में ऐसा होता है, तो हम इस तरह सीखते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। इस उसमें मेरा हमेशा का मानना है, मैं कभी भी, जब भी मैं 7 साल से ई लर्निंग में हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि ई लर्निंग एक सिर्फ माध्यम जो कि एक बहुत अच्छे टीचर को सारे स्टूडेंट तक ले जा सकता है। और यही ई लर्निंग का आगे भी होना चाहिए, जिसमें एक टीचर जो, कहीं आप पिक करिए कहाँ टीचर अच्छे हैं, वो टीचर्स बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, और जो वहां के टीचर्स होते हैं उनको भी ज्ञान दे रहे होते हैं कि भाई हम क्लासेस कैसे ले सकते हैं ताकि वो भी इंप्रूव करें। तो ई लर्निंग इस माध्यम में, मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई माध्यम हो ही नहीं सकता कि आप तुरंत उस एजुकेशन को वहां तक पहुंचा सकें। धन्यवाद हिमांशु जी। हाँ जो या हाँ हिमांशु, धन्यवाद। आपने जैसे बोला कि इसमें कुछ हद तक आप ये कह रहे हैं कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, कि जैसे एक जगह पर कथियान में एक अच्छा टीचर, अगर नितिन बढ़िया टीचर हैं,
तो वो उनका फायदा, कोई खाटुआ में बैठा हुआ है या कोई उधर खाटो में इंटरनेट नहीं, कुछ और स्कूल जो है जैसे क्वासी में है या कोई लाखा मंडल में, उनको भी फायदा मिले, तो एक रिसोर्स बढ़िया सा बन सके। तो इसमें सर ये चतर सिंह जी, मैं आपका इसमें थोड़ा, आप ब्लॉक एजुकेशन अफसर भी हैं चतर सिंह जी? यस सर। चतर सिंह जी, हाँ थोड़ा आप अपना अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ ओके। हाँ चतर सिंह जी, इसमें जैसे अभी हिमांशु जी ने बात करी कि हम लोग जैसे एक अच्छे टीचर हैं, जैसे आप अच्छे टीचर हैं पुरोला में, तो उसका फायदा धरासू वाले को मिले, मुरी साइड वाले को भी मिले, और हम लोगों की तरफ में देखा त्यूनी वाले को भी मिले, या नितिन है, तो उसको हम किस तरीके से, आपको क्या लगता है कि इस केस में कैसा हो सकता है? मतलब एक एजुकेशनल तंत्र में, सरकारी तंत्र के अंदर ही किस तरीके से हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है इसकी होने हाँ की? बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर। सर एक्चुअली क्या है कि जैसे सर ने बताया अभी कि ई लर्निंग से जो बताया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं सर कि जो क्लस्टर लेवल पे हो या विद्यालय स्तर पर, स्कूल लेवल पर, हम इस तरह की पीएलसीज का गठन करें, पीएलसीज का PLP क्या गठन हुआ सर? करें, क्योंकि PLC एजुकेशंस में, जैसे आपने बताया कि एजुकेशंस में जो संसाधन है, वो बच्चा भी है, टीचर भी है, पेरेंट्स भी हैं, और भी जो ग्राम स्तर की जो संस्थाएं हैं सर, जैसे पंचायत राज संस्थाएं हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, या कोई एजुकेशन या कोई किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हम स्कूल लेवल पे इस तरह की पीएलसी बनाएं, प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी। क्योंकि अब लर्निंग का काम अगर टीचर ही नहीं करें, कि हमारे पास कोई अगर जैसे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, हम कभी उसको इस तरह की पीएलसी बनाए, या शिक्षा या कोई पुलिस विभाग का कोई अधिकारी वहां पे है, एसओ, या कृषि विभाग का कोई अधिकारी है, या आपका वन विभाग का अधिकारी, इस तरह की पीएलसी बनाए और विद्यालय स्तर पर इस तरह के शिविर लगाएं कि उनको क्योंकि जो आदमी एजुकेशन ठीक है, मैं आपने मुझे अच्छा टीचर मतलब बताया, आधिकारिक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी? नहीं मैं सर, मैंने ये करा है सर, मैंने अभी करा है, मैंने एक शिविर लगवाया था, एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। पीएलसी ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ नहीं वो पीडी, हाँ मैं पीएलसी, वही पूछ रहा हूँ, प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी। पीएलसी ऑलरेडी चल रहा है वैसे ओके तो, ओके वैसे ओके तो ओके। समितियां नहीं वगैरह मैंने बहुत सर स्कूलों इसको में, मैंने पीटीए मैंने है, एक्चुअली एसएसजी इम्प्लीमेंट है। करा। जब मैं न्यूपा में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मुझे न्यू दिल्ली में, तो मुझे बताया गया था कि इस तरह की पीएलसीज बनाएं। तो सर मैंने क्या हुआ, उसमें एक हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहाँ बहुत ही जो ड्रॉप आउट बच्चे रहते हैं, और बहुत पुअर फैमिली के बच्चे, और जो बहुत इंटीरियर के बच्चे रहते हैं, उनको हम सिलेक्शन करवाते हैं, वहां पे उनका एडमिशन करवाते हैं। जब मैंने एक पीएलसीज बना के, मैंने इस विभाग के स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर भी बुलाया, और उनके द्वारा, उनके बीच में जब सर मैंने उनसे थोड़ा बहुत जैसे पुलिस वाले आए, उन्होंने ट्रैफिक रूल, हम रोड जी बोलते हैं, जब उनके द्वारा बताया गया, फिर मैंने बाद में जब बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बताया कि सर ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, कि आपने इस तरह, हमने आईटी सेक्टर का भी एक आदमी ले लिया। भाई ठीक है टीचर, मैं, मेरे अंदर जितनी काबिलियत है, मेरे अंदर जितना हुनर है, मैं टीचर बन गया, मैं अपने स्तर से, मैं फिजिक्स का लेक्चरर था, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर जो एक अच्छा इंजीनियर है और एक अच्छा डॉक्टर, अगर कभी उनके इस तरह के अगर शिविर अगर लगाया जाए, तो सर ये भी मुझे लगता, ये बहुत अच्छा जो है, ये बहुत अच्छा जो है पीएलसी, एक, हाँ वो पीएलसी के बारे में, जैसे अगर आप हिमांशु जी, मतलब मैं आपसे थोड़ा बोलना चाहूँ, हाँ आपका कैसा एक्सपोजर रहा है? मतलब अगर गवर्नमेंट के हिसाब से आपने, इनफैक्ट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आई बिलीव, बिल्कुल। हाँ अभिनव, वहां पे इसमें आपने करा? मेरा जो एक्सपीरियंस था, हाँ जी, मेन जो सबसे पहला, जो मैं सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मानूंगा, वो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में था। हाँ जी उस समय के जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे, सॉरी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे, मंगेश घिल्डियाल जी। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी, मैं गया था उनसे मिलने, और मैंने उनको एक जो मेरा आइडिया था उसको मैंने थोड़ा सा डेमो करके दिखाया था। तो उनको वो चीज काफी पसंद आई थी, और उन्होंने अपना एक ऑपरेशन लक्ष्य के अंतर्गत वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू कराया था, जिसके अंतर्गत वहाँ पे उन्होंने एक सेटअप तैयार करा रुद्रप्रयाग में ही, और 30 बच्चों को सिलेक्ट करा गया था आसपास के गांव से, मतलब परसेंटेज वाइज, क्योंकि वो आईआईटी की ट्रेनिंग देना चाहते थे उनको, आईआईटी की कोचिंग, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिल सकते थे रुद्रप्रयाग में, जो देहरादून में अवेलेबल थे। तो हम देहरादून में यहाँ पे एक सेटअप तैयार करा गया, एक सेटअप रुद्रप्रयाग में तैयार करा गया। तो बच्चों का क्या था कि हमने ये भी सुना था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो वहां पे उस क्लास को लेने के लिए भी 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, लेकिन 30 बच्चे
जिनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि मैं एक आईआईटी की तैयारी एक देहरादून के नामी टीचर से कर रहा हूँ, वो एक अलग ही उनके लिए एक एक्सपीरियंस था। नए नए टीचर से बात करने को मौका मिलता था, और इन बिटवीन जो मंगेश घिल्डियाल जी हैं उनका भी काफी रोल रहता था, वो हमेशा देखते रहते थे। तो ये इस तरह हर जगह अगर हम कर सकें, मैंने ये चीज खटीमा में भी करवाई है और कोशिश कर रहा हूँ जौनसार में भी हम लोग शुरू करवा सकें ये सेम चीज। और इसमें बच्चों का एक फायदा ये रहता है कि बच्चों को फिर एक अनुभव मिलता है, नया अनुभव मिलता है, क्योंकि टीचर से जिसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है इस चीज को पढ़ाने के लिए, तो वो सीख पाता है उन सब चीजों से एक नई चीज। दूसरा, उसके मन में जो एक शंका रहती है कि यार मैं यहाँ पे रह के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो शंका दूर रहती है। उसको भी लगता है कि हाँ, जो बच्चा देहरादून में या दिल्ली में पढ़ रहा है, वो मैं यहीं पे अपने गांव में रह के पढ़ पा रहा हूँ। इससे दूसरा फायदा, एक बहुत जबरदस्त फायदा भी मिलता। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इससे एक बहुत बड़ा फायदा अभिनव ये होगा आने वाले समय में, जो मेरे को लगता है हमारे पहाड़ों से पलायन का एक बड़ा रीजन ये रहता है कि पेरेंट्स को वहां पे लगता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं शहरों की तरफ। तब चाहे वो विकास नगर हो, चाहे देहरादून हो, चाहे उधर मऊ साइड में हल्द्वानी वगैरह हो, गांव खाली हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको लगता है कि अब बच्चों का भविष्य ही नहीं बनेगा गांव में रह के, तो मेरा फिर मेहनत करने का फायदा क्या। इस चीज को अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से उनके गांव में, घरों में ले जा रहे हैं उस शिक्षा को, तो एक जो सरकार का एक बड़ा सिरदर्दी बन गई कि आप पलायन को रोकना है पहाड़ों से, तो ये ई लर्निंग उस माध्यम में बहुत जबरदस्त मदद कर सकती है। इसी चीज में मेरा एक बार जो विकास नगर के हमारे विधायक हैं श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, उनके साथ भी डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने भी ये प्रोग्राम अपने कॉलेज में डाक पत्थर में करवाया था मेरे थ्रू। तो उन्होंने बोला था, कहते हिमांशु ये चीज करी जा सकती है कि हम खत वाइज, या जैसे मतलब खत, अभी शुरू में खत वाइज एक सेंटर बना सके किसी एक पॉइंट पे जाके, जहां पे, क्योंकि हर गांव में इतनी हॉटस्पॉट टाइप का कुछ मुश्किल होती है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हर जगह तो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर नहीं सकते आप, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि एक जगह मान लो जैसे नागठात हो गया, नागठात पे एक मिडिल सेंटर बना दिया जाए, और वहां पे आप लीज लाइन लाके इंटरनेट की सुविधा, क्योंकि हर जगह तो आप लीज लाइन ले आ नहीं सकते, आप वहां पे लीज लाइन लाके एक अच्छा सेंटर बना के आसपास के डिजिटल में टेक्नोलॉजी पे ही आने वाला था मैं, इनफैक्ट मैं टेक्नोलॉजी बिल्कुल। तो ये उनका एक आइडिया आने वाला था, वही वाली चीज हो रही है एक तो। हाँ सर, इसमें काफी बातचीत हो रही है इनफैक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह से। मैं इनफैक्ट ये थोड़ा इनफैक्ट इनसे बात नितिन नौटियाल जी को इसमें लाना चाहूंगा, क्योंकि ये कथियान में काम करते हैं जीआईसी, जहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा नौटियाल जी कि आपको क्या समस्याएं फेस हो रही है वास्तविकता में। जैसे हमने वो रियलिटी में, अगर ये वो बातें करना अच्छी बात है, डिजिटल लर्निंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बट वही वाली बात है, जब ग्रास रूट पे आते हैं आप, तो ग्रास रूट में अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को अगर आपको क्या लगता है कि चलो हॉटस्पॉट, चलो ठीक है, कथियान के पास कोई हॉटस्पॉट, कथियान अपने आप में हॉटस्पॉट था बेचारा, वहां पे स्कूल खोल लिया, अब वहां पे इंटरनेट नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है? आपको क्या लगा है, मतलब क्या सोल्यूशन आप लोग कैसे कर रहे हैं, अभी कैसे कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बता सकें। हाँ जी, देखो ये जो मतलब ये पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ ये है कि जैसे हम कहते हैं हम अमेरिका बनना चाहते हैं, बट हमारे पास संसाधन कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि हम चाहते तो ये लर्निंग चाहते हैं कि भाई बच्चों को स्मार्टफोन दिए जाएं या ऑनलाइन क्लासेस की जाए, बट कैसे करोगे आप? ठीक है, सिटीज में तो सही है, बट एक ग्रामीण रूट पे जो बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, वहाँ पर जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे ऐसी वहाँ पे बसेस की सुविधा नहीं है कि बच्चा थोड़ा आसपास आ पाए, और 50 किलोमीटर के आसपास में कोई नेटवर्क नहीं आता, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे बच्चा क्या करें। तो फिर जैसे हम करंटली कह रहे हैं कि करंट में क्या कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। नौटियाल जी मैं वही चाह रहा हूँ कि अभी, हाँ अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा वही बता रहे हैं, सॉरी। हाँ, जैसे व्हाट्सएप मतलब जैसे हम, जैसे कोई बच्चा है, उसके बाद थोड़ा पैसा कम है, उसको फोन देके फिर ऊपर 10 किलोमीटर जाके वो जो है उसको जो है नेट खोल के फिर जो हम भेजते हैं उसका मटेरियल वो फिर ऑन करके फिर डाउनलोड करता है। देन उसके बाद कहता हो कि भाई हम कैसे करें, इसमें तो बहुत सारी फाइलें पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें जैसे अभी आपको पता है, शायद जुलाई 2017 में इससे स्वयं प्रभा चैनल वगैरह आता, जो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ उत्तराखंड में आई थी, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ किसी को पता नहीं होगा कब स्वयं प्रभा चैनल आया। तो इनको लगा कि फिर एक अभी दूरदर्शन पे चलता था ज्ञानदीप करके, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है उसमें आता था, और दूरदर्शन हर उसमें चैनल में आता है। तो लेकिन वो भी गांव वालों को पता नहीं है कि भाई कौन सा चैनल है, दूरदर्शन कौन सा है, क्योंकि वहाँ इतना पिछड़ा हुआ, वहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, उनको पता ही नहीं है।
जैसे हम कभी मूवी तो देखते हैं, मूवी के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बट उनको यही नहीं पता दूरदर्शन में किस चैनल पे वो चीज आती है। तो आप कह रहे उनको ये डीटीएच हर गांव में है, वैसे आप ये कह रहे हो कि वो भी एक डिजिटल हाँ जी, टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। आप तो वो डीटीएच भी हर गांव में अवेलेबल है, टीवी तो आदमी देखता ही देखता है और वो जी हर जी जगह आता है हाँ ना, जी तो मतलब बिल्कुल। तो एक है कि हाँ, तो ये भी एक और इसमें तरीका है लर्निंग का। अच्छा, हाँ जी, तो जैसे हम नेट पे देख लेते हैं, फिर जैसे हम दूसरी भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी हर जगह आता है, उसमें डिबेट्स आते हैं, एजुकेशन के ऊपर आते हैं। राज्य सरोकार है, जो राज्यसभा टीवी उस पर चलता सरोकार है, बिग पिक्चर है, जो हिंदी मीडियम को हाँ उसमें हम सर, सरोकार उसको देख के उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जी अर्जित कर सकते हैं, अगर हम मन हो हमारा, तो भी नौटियाल जी, मतलब हर जगह आता है। हाँ हाँ जी नौटियाल जी, वो तो है, वो डीटीएच में वो के ढूंढने वाला है, उसमें सरकारी तंत्र, आप जैसे टीचर हो जो जागरूक हो वहां जाते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी बनती है। इसमें थोड़ा जी ये भी था कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसे जैसे सिचुएशन में जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे कथियान जैसा हो गया, खाटुआ, बनियाना, उदावा जी और इस तरीके के जो गांव हैं जो बहुत दूर दूर वाले हैं, इन गांवों के अंदर जैसे अब वो उसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसे वहां पे बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। तो हर गांव में है, तो उसमें हाँ जी भागीदारी के बारे में मैं ब्लॉग मैं वापस से आपके पास आना चाहूंगा चतर सिंह जी, आपसे थोड़ा आप अनम्यूट करेंगे। हाँ, ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सब हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसानी भागीदारी, अब जैसे हॉटस्पॉट की बात करी चौहान जी ने भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी तो जरूरी। आपने पीएलसी की बात करी थी पहले, प्रोफेशनल लर्निंग यस, कम्युनिटीज, कम्युनिटी, राइट? यस सर, जी तो सर। इसमें हम भागीदारी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या क्या संसाधन होते हैं स्कूलों में भागीदारी के, और कैसे कैसे लोग थोड़ा जागरूक कर सकते हैं अपने आप और अपनी भागीदारी भी निभाएं, वो क्या है, मतलब थोड़ा आप बता सकें, उसके ऊपर प्रकाश डालें। हाँ सर, ऐसा है कि अगर ये जो लीडिंग पार्टनरशिप है या भागीदारी, या जो आप कह रहे हैं सर पार्टिसिपेशन एज ए यस सर, स्कूल लेवल पे, हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं सर, मैं पुरोला में हूँ, यस तो सर, वहां भी जैसे इधर जो है सरबडियार वाला क्षेत्र है, हाँ सर, हाँ बहुत ही जी, इंटीरियर क्षेत्र है। हमने वहां पे डोर टू डोर जो सर्वे हो रहे हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो हमने उस टीम में ऐसे शिक्षक रखे हैं जो आईटी से अच्छे, जिनके पास बढ़िया स्मार्टफोन है, हमने उन्हीं के माध्यम से हमने वो जो डोर टू डोर सर्वे टीम बनाई है, वो वहां पे जाकर के उनको ये भी बता रही कि आपके अगर गांव में डीटीएच लगाए तो प्रधान को भी एक ऐसा फंड आता है कि वो गांव के लिए एक साझा टेलीविजन खरीद सकता है। ऐसा हेड है कि वो एक टेलीविजन खरीद कर एक डीटीएच दे करके, वो डीटीएच में जैसे सर ने बताया अभी, नोटियाल सर ने, कि स्वयं ऐसा फंड प्रभा होता है सर, चैनल टीवी है टीवी वाला, या या टीवी सर, खरीद यस, सकता है? हाँ नहीं, अच्छा, प्रधान खरीद सकता है सर, ये उनको ऐसा हेड है सर, वो इस तरह का हेड अच्छा, है प्रधान के पास। अगर ये बड़ा ग्राम सभा, वैसा हाँ नहीं, ग्राम सभा सर कर सकती है, अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव निकाल करके पंचायत जी भवन जी, में जो वार्ड सदस्य वो निकाले और प्रस्ताव करके अच्छा प्रदान खरीद सकता है सर। ये उत्तराखंड अधिप्राप्ति अच्छा नियमावली के तहत है ये पॉसिबल। जो अच्छा, प्रोक्योरमेंट सर, रूल है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, और उसमें है सर। प्रोक्योरमेंट में, अच्छा, पंचायत भवन के लिए टीवी वगैरह, यस, मतलब बिल्कुल है अच्छा, सर, बिल्कुल है सर। और और सर वो जो है पंचायत समिति डीटीएच, वगैरह, हाँ हाँ, वो, जी सर, और समितियों के बारे में जो आप बोल रहे थे, हाँ, समितियां जो और होती तो हैं, स्कूल की विद्यालय स्तर पर समिति, सर समितियां होती है, जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति है, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समितियां हैं, ये इस तरह का। और एक और बढ़िया अभी नई शिक्षा नीति जो लॉन्च हुई है, इसमें हमारे जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं, अब उनको भी हमारे साथ, जैसे कक्षा 2 तक का जो प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 2 तक के लिए, उनके लिए उनको भी कर दिया कि वो भी जो है जाके वो भी अपना अनुभव उनके साथ बच्चों को बताएं। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल है सर एनसीईआरटी के भी हैं, और ऐसे आपका वीडियोकॉन है जो ऊपर डीटीएच पे फ्री चैनल है। ये ज्ञानदीप वाले तो ये कक्षा 8 तक के लिए ज्ञानदीप जो कार्यक्रम है, ये दूरदर्शन पे जो आता है, ये 4-4 घंटे बाद रिपीट भी होता रहता है सर, और बहुत अच्छी अच्छा, तरह बताया जाता है उसमें। अगर हम ये भी बता दें वहां पे कि भाई जो टेलीविजन सेट प्रदान को और बच्चों को बैठा दिया जाए, जैसे आजकल कोरोना महामारी में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये चीजें करें, तो टेलीविजन, हम उनको ये जागरूक कर सकते हैं कि इस तरह करके आप जो है तो सर टेलीविजन इसमें पे भी ये तो आप कुछ, सही, हाँ, हाँ ये आप सही करेंगे, टेलीविजन गांव में होता है। जी जी तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा मैं आपसे बात करना, तो हिमांशु हाँ जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जी टेक्नोलॉजी वाइज जैसे आप डीटीएच की बात कर रहे हैं, टीवी है, जी तो इसमें कितना आपने, जैसे ई लर्निंग में आपका एक्सपीरियंस है, तो कुछ हद तक कभी आपने
इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सोचा है कि जो टीवी एक माध्यम है उसको और बेहतर, जैसे चैनल तो अपनी जानकारी के हिसाब से अगर किसी को नहीं मिल पाई तो मुश्किल हो जाएगा, उसको ढूंढना भी थोड़ा वो रहता है, बट उसको हम कैसे कर सकते हैं? अभिनव, इसमें मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने सीखा है कि कैसे होता है, जो ये इनको मैं ऑनलाइन लर्निंग को भी मैं 2 मोड में बांटता हूँ। एक तो हो गई आपकी लाइव क्लासरूम जो चलती है, और दूसरा हो गया रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जो कि ये डीटीएच वगैरह चैनल्स के थ्रू आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या किसी और यूट्यूब वगैरह में भी कई लोग यूज करते हैं। इसमें लर्निंग ना बहुत कुछ मैच्योरिटी पे बहुत डिपेंड करती है कि ऑडियंस की मैच्योरिटी कितनी है। अगर आप डीटीएच है उससे ले लें, बच्चे जब छोटे होते हैं उनमें इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है कि वो अपने को उस पर फिक्स कर सकें कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं और मेरे को इससे सीखना है। क्योंकि उनका ना कहते हैं ना, छोटे बच्चे चंचल बहुत होते हैं, वो एकदम से उनका ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए जब ये चैनल फिक्स चैनल होते हैं कि ये 30 मिनट चल रहा उसमें हो रहा है, लेकिन जब ये लाइव क्लासरूम होती है, टीचर भी जब उसको देख पाता है तो वो एक लर्निंग एक अलग मोड में चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि हम हमेशा से ही, चाहे वो हम हो चाहे बच्चे हो आने वाले, उनको एक आदत रही है कि टीचर हमेशा पढ़ाए जो कि उन पे नजर भी रख सके। तो इस वजह से हमेशा जो ये लाइव क्लासरूम वाला है मोड, ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। हाँ, इसमें परेशानी ये रही है कि भाई इंटरनेट, कई जगह इंटरनेट की समस्या रहती है। अब उस पे सरकार ने, अभी आपने 15 अगस्त को अगर मोदी जी का भाषण देखा होगा तो उन्होंने टारगेट रखा है कि 1000 दिनों में सब सारे गांवों तक इंटरनेट का पहुंचाने का उनका टारगेट है। वो रीजन सिंपल है कि उनको भी पता है कि अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है तो ई लर्निंग को हर गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप टीचर्स को गांव तक पहुंचा सकेंगे और गांवों में पलायन को रोक सकेंगे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा वो रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ये रहती है कि हाँ, 2 मोड में चलती है। एक तो वही डीटीएच जो उन्होंने बोला, वो तो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है, सर इसमें कोई और, हाँ, टीवी वाला छतर सिंह ने बहुत अच्छा आइडिया मेरे को मतलब बताया, जो मेरे को भी नहीं पता था कि ग्राम प्रधान टीवी खरीद सकते हैं उसमें। इसमें क्योंकि मेरा जो मैं लोगों को आइडिया दे रहा था अभी तक कि भाई अगर हम मिलके अपने एक गांव में या उधर भी एक टीवी, एक 50 इंच का टीवी और एक सिस्टम, हर किसी के पास एक एक्स्ट्रा कभी रहता ही है, अगर हम सिस्टम दे दें तो हमें सरकार पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम अपने ही गांव या अपने ही क्षेत्र में एक लर्निंग हब बना सकते हैं खुद। और रिगार्डिंग इंटरनेट के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। रुद्रप्रयाग के जो हमारे विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी, मतलब ये मैं अपने जौनसार के जो नेता लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक सीख देना चाहता हूँ इसके माध्यम से, कि वो बेचारे वो रिलायंस जियो के पास जाके देहरादून में जाके दिल्ली फोन करवा के वो अपने जहां इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करा रहे हैं और टावर लगवा रहे हैं जबरदस्त। मतलब वो अपने वो लेके उस चीज को कि भाई हमें पता है कि ई लर्निंग ही नेक्स्ट मोड है जिससे बच्चे सीख सकते हैं, तो उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे करा जाएगा कि भाई उनको लेके आओ कि यहाँ पे आप इंटरनेट प्रोवाइड करो। तो ये यहाँ के भी जौनसार के नेता भी कर सकते हैं जाके, भाई चाहे किसी भी पार्टी के हो वो जाके कर सकते हैं, रिलायंस वालों से बात करें, वो डेफिनेटली वहाँ आएंगे। हाँ सर, वो हाँ अभी लग रहे हैं टावर वगैरह। वही आपकी जैसे बात हुई, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो टेक्नोलॉजी में हम लोग जैसे देखते हैं तो टेक्नोलॉजी जो माध्यम है उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेस रहेगा, मतलब आप सभी जो बाकी और ह्यूमन इंटरफेस अगर रहेगा अभिनव तभी लर्निंग सक्सेसफुल हो पाएगी। नहीं तो क्योंकि मैंने वो मैच्योरिटी, टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं चल सकती, मतलब टेक्नोलॉजी आप प्रोजेक्टर चल जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बच्चा तुरंत वो एकदम से, क्योंकि नितिन जी और बाकी ज्यादा बेटर बता पाएंगे इस चीज में, क्योंकि बच्चा एकदम से वो भटक जाता है और कई चीज ऐसी होती है उसको नहीं समझ आता, और एक बार छूट गई तो फिर वो लगेगा कि मेरे लिए तो एक पूरा सिर के ऊपर से निकल गई ये बात। और जहाँ पे सीधे टीचर पढ़ा रहा होता है वहां रोक के वो बोल सकता है। हाँ नौटियाल जी, आप थोड़ा इसमें बोलना चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में हैं, थोड़ा परिचित भी होंगे और इनफैक्ट आप पढ़ा भी रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है टीचर की जरूरत होती है बच्चे के साथ, या आपने वो होमवर्क दे दिया व्हाट्सएप पे जैसे आजकल कुछ हद तक चल रहा है, उसके बारे में आप कैसे कहोगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखो कोई भी बच्चा, क्योंकि अगर आप डिग्री कॉलेज में या हायर एकेडमी जाते उसके लिए वो, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट 12th तक आए थे, मुझे लगता है हर सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हम क्लास 6 के या फर्स्ट से फिफ्थ तक, 5th से 12th की बात करते हैं, तो मैं, क्योंकि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि पहले तो बच्चा थोड़ा डर के भी पढ़ता था, बट वो पेरेंट्स का आपको पता, आप बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते हैं और ना उसको प्रेशराइज कर सकते हो पढ़ने के लिए, जो कि पहले बहुत सारे प्रेशराइज करते थे फैमिली के और घर वाले भी। तो ये सबसे बड़ा है कि बच्चों को फिर क्या, हमारे पास क्या संसाधन, क्या मतलब क्या हम क्या करेंगे ताकि बच्चा जो अच्छे से पढ़ पाए। तो मैंने देखा कि बच्चा जब ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात, जब आप सामने किसी बच्चे को पढ़ाते तो भी वो मतलब अच्छे से होमवर्क नहीं कर पाता,
और फिर जो, क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक आता तो उसका जो लेवल है, जो मैं गवर्नमेंट की कॉलेज में स्कूल की बात करूँ तो बहुत अभी कंडीशन काफ़ी वीक है। तो मुझे लगता है ई लर्निंग, जैसे हिमांशु सर, मैं इनसे काफ़ी मतलब मैं वो अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं सहमत हूँ इनके बात से कि भाई बच्चे ठीक है, आप ऑनलाइन वर्क तो दे रहे हो, बट बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए एक टीचर से आए। हाँ, तो बिना विदाउट उसका मुझे भी नहीं लगता कि कोई बच्चा कर पाए बिना टीचर नहीं, का। बट उसमें देखो जैसे अभी है, अभी कई गांव में जैसे है नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, उसमें जैसे अभी सुना कि अटकाल में लोग डोर टू डोर जाके पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टीचर बहुत मेहनत करते हैं। तो और ऊपर से हमारे यहाँ चलना वलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है। तो उस केस में आप डोर टू डोर के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब डोर टू डोर सही में उचित है? उसमें ये व्हाट्सएप वाला जो है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? व्हाट्सएप के जरिए जो चला पढ़ाई हो रही है, एकदम से इंटरनेट तो आएगा नहीं। अब जी देखो सर, देखो जैसे अभी कंडीशन आपको पता है, कंडीशन क्या, अगर मैं भी किसी बच्चे के घर पे जाऊं या आसपास जाऊं तो तो मुझे लगता है बच्चा या गांव वाले डर जाता हूँ, मैं खुल के नहीं जा सकता उनके पास कि भाई आप हमारे पास, हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्रिएट हो जाएगी, मतलब वो मुझे बोलेंगे भाई आप लोग यहाँ आए तो मुझे लगता है उचित तो नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जैसे स्कूल के आसपास में बच्चों को, जैसे 5 किलोमीटर के दायरे में बच्चा है, उसको आप स्कूल के बुला सकते हो, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप उनको पढ़ा सकते हो, तो ये अच्छा है। बट डोर टू डोर जाके किसी, मतलब वो मुझे लगता है सही नहीं है। टीवी प्रधान से तो मंगा ही लेंगे, जो प्रधान बिल्कुल कराएगा टीवी, तो वो भी एक अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ, जैसे अभी भी लॉकडाउन है तो स्कूल के मतलब सोशल डिस्टेंस, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो थोड़ा बुला के स्कूल के मतलब थोड़ा सा वो बुला ग्रुपिंग, दूसरी बात जो डिस्कशन है, कुछ कुछ गांव में शुरू हुआ है, मैंने सुना है चामा वगैरह में शुरू हुआ है, कुछ कुछ गांव में जिन लोगों में वॉलंटियर्स वगैरह शुरू हुआ था, वहाँ पे कुछ स्वयं सेवक हैं जो अपने आप शुरू कर रहे हैं, जो वॉलंटियर टाइप के लोग आए हैं, वापस आए हैं। इसमें चदर सिंह जी, आप चतर सिंह जी, मैं आपसे थोड़ा एक और कुछ ऐसा कुछ और कोई नई तरीके की चीज बताएंगे ऐसे ही, और एक टीवी आपने प्रधानों से दिलवा दिया गांव में डिजिटल लर्निंग के लिए, कुछ ऐसा भी है तो और कुछ बताएं जो कि मतलब लोगों के लिए साधन जो है टेक्नोलॉजी का भी सही रहे, सामाजिक भागीदारी बढ़ सके, ऐसा कुछ और क्या हो सकता है? जैसे हाँ बिल्कुल सर, देखिए सर, विलेज लेवल पर जागरूक करने की जरूरत है सर। अगर आप जैसे डोर टू डोर करवा रहे हैं सर, ये इसमें आपने जैसे बोला आंगनबाड़ी का भी रोल है। हाँ, मैं डोर टू डोर करवा रहा हूँ सर, मैंने भेजे हैं टीचर सर, अभी भी जा रहे हैं। और वो मैं बता रहा हूँ सर, आईसीटी का जो प्रयोग है ना, जैसे सर हिमांशु सर, ई लर्निंग, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसी है सर, जैसे दीक्षा एप्लीकेशन है, एक दीक्षा ऐप, बहुत सारे सर। अगर एंड्रॉइड ऐप पे है वो, हाँ एंड्रॉइड है। ये गांव की तो समस्या है सर, नेटवर्क समस्या है, लेकिन कई चीजें ऐसी है सर, जैसे हमने ग्राम पंचायत पुरोला की बात करें सर, ग्राम पंचायत पुरोला, हमने जो वहां पे केबल नेटवर्क है, जो केबल ऑपरेटर्स हैं, 2 केबल ऑपरेटर है वहां, और वहां से मैंने देखे उनके कनेक्शन सर, केबल रूरल और अर्बन दोनों जगह हैं, उसके लाभार्थी काफी परिवार हैं। हमने उसमें भी क्या करवाया कि हमने सर इस तरह के आईसीटी का प्रयोग करके हमने अपने कंटेंट डाल करके हमने क्या हो, जो स्थानीय जो चैनल हैं, जैसे उनके पूरे 200 चैनल चलते हैं, लेकिन स्थानीय चैनल 7-8 स्थानीय चैनल भी हैं, हमने पैकेज उसमें डाला, और वो जो है वो स्थानीय चैनल के माध्यम से भी कुछ परिवारों को उसका भी फायदा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे नौटियाल जी बता रहे हैं, सर ने नेटवर्क प्रॉब्लम है गांव में, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे माध्यम ये भी है, रेडियो है आजकल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, रेडियो भी गांव में सर आजकल आ रहे हैं रेडियो, और पहले भी चलते थे रेडियो, वो भी एक सीखने का माध्यम था। ये आपने सर, ये आईसीटी में आपने स्थानीय चैनल की बात बताई, ये स्थानीय चैनल का मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह हो या कुछ मतलब केबल वाले? स्थानीय जो एक्चुअली क्या है ना, जो केबल नेट, जो केबल है ना सर, केबल जो केबल जो जिसका जो जैसे केबल ऑपरेटर, जो केबल ऑपरेटर है ना, उनका कंट्रोल रूम से हमने क्या करा, हमने टीचर्स के माध्यम से हमने टीचर्स को लिया और उसमें ग्रुप बना लिया, टीचर्स का हमने एक कमेटी बनाई, जो उसमें अच्छे टीचर थे, उनसे हमने एक यूट्यूब चैनल या कोई भी इस तरह का कंटेंट बनाकर एक सीडी बनाई, और उस सीडी को कंट्रोल रूम से चलाया, तो कम से कम सर जो कनेक्शन, जिसके जो केबल कनेक्शन जहां है, उस परिवारों को सर बहुत फायदा मिला है टीचरों के माध्यम से। वो उनके जो स्थानीय चैनल है उसमें गए और उसका टाइमिंग फिक्स कर दिया। हाँ,
इसमें केबल होना मैं केबल होना जरूरी है, हाँ लोकल केबल होना केबल जरूरी है। लेकिन ये तो वो इसमें- ऐसा नहीं सर, जो इंटीरियर की चीजें इंटीरियर में तो पॉसिबल नहीं है सर, मैं भी तो मानता उसमें हूँ लेकिन इंटीरियर में तो उसमें ये। हिमांशु जी, हाँ हाँ मैं थोड़ा इसमें हिमांशु जी से बात कर रहा हूँ, इसमें सर ऐसा कोई माध्यम टेक्नोलॉजी, आप थोड़ा एरिया आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है जो कि मतलब जैसे गांव दूर दराज इलाके, जैसे हम क्वासी में, मैंने भी एक सेंटर खोला था डिजिटल सारथी ने, डिजिटल लिटरेसी और उसके ऊपर, तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं आ पा रही थी, ठीक है, वो भी एक हॉटस्पॉट है, आपके हॉटस्पॉटों में आता है क्वासी भी एक, तो उसके बारे में ये है कि वहां पे भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो वही वाली बात हो रही है कि वहां ऐसे क्षेत्रों में जहां पे बच्चे बहुत, और वहाँ 800-900 बच्चे हैं क्वासी में, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जीआईसी है वहां का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो मैं इसमें ये कह रहा था कि आपको क्या लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में क्या टेक्नोलॉजी का माध्यम है, जैसे सर ने एक चैनल की बात करी, चतर सिंह जी ने, तो उसमें आपको क्या लगता है कि हम क्या और तरीका कर सकते हैं, कोई ऑफलाइन हार्ड डिस्क के अंदर इंफॉर्मेशन और वीडियो डाल दी और उसको चला दिया, कुछ ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट? ऐसे अभिनव, ऐसे कई सारे हैं कोर्सेज वगैरह जहाँ पे टीचर्स Yes. वगैरह, या कई स्टेट्स में ऐसे चलन है जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स को पिक करा जाता है, और वो लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और कंटेंट्स को डिफरेंट माध्यम से, आप चाहे पेन ड्राइव के माध्यम से, हार्ड डिस्क के माध्यम से स्कूल कॉलेजेस में पहुंचा के, बच्चे उनको चला के, और टीचर्स भी वहाँ पे क्या है कि वो देख के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ये टीचर ने ये बोला, अगर तुम्हें कोई डाउट है। एक तरीका तो ये हो सकता है, जैसा चतर सिंह जी ने बताया, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि वो केबल टीवी पे चलवाते हैं, क्योंकि केबल टीवी गांव में हर जगह ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है। उसमें एक चीज और करी जा सकती है कि वो हेल्पलाइन नंबर, एक अगर सरकार के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर चालू कर सके, जिसपे बच्चों को अगर डाउट हो और वो डाउट क्लियर करने के लिए फोन कर सके कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो अगर आप फोन पे हमें, फोन के माध्यम से हमें समझा सकें, क्योंकि वॉइस कॉल तो फिर भी हो ही सकती है, तो वॉइस कॉल के थ्रू अगर वो बच्चा बात कर पा रहा है, तो एटलीस्ट उसको कुछ तो पास ऑन हो रहा है, और उस टीचर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। हाँ, तो ये कम्युनिटी रेडियो एक आपने बोला चतर सिंह जी ने, और एक आपने काफी इनोवेटिव आइडियाज हैं, ये संसाधन ऐसे हैं जो कि मतलब आसानी से मिल सकते हैं हमें, है ना जी। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग इसमें एक और चीज है सर, इसमें अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि एग्जिस्टिंग एजुकेशन, एक तो क्वालिटी की बात करी हमने जैसे, ठीक है, तो क्वालिटी जो है वो किस तरीके से, एक तो उसको मापना जैसे होता है, उसको कैसे मापा जा सकता है कि जो बच्चा है, हमारी तरफ जैसे बच्चे होते हैं, उनका कहना है कि एजुकेशनल थोड़ा एजुकेशन वीक हो जाता है उनका, जैसे पढ़ाते हैं कुछ टाइम तक टीचर नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके से उसको मैप आउट कैसे करा जा सकता है, मतलब इसमें चतर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, नौटियाल जी आप लोग जैसे गांव में आप पढ़ा रहे हैं ऐसे, तो उसमें कुछ ना कुछ हद तक प्रोग्रेस के ऊपर हम लोग कैसे कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मतलब मैं लर्निंग आउटकम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, और उसको कैसे मैप करा जा सकता है, तभी तो इम्प्रूव करेंगे जब पता चलेगा। ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं सर, देखिए लर्निंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात पे आ जाएं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सर हमारे पास बहुत सारे इस तरह के, जैसे ई लर्निंग सर बता रहे हैं, हाँ, वो तो ई लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। और बहुत सारी चीजें ये हैं कि जो हमारे जो टीचर हैं वो भी जो है ई लर्निंग पे बच्चे का उसका जो स्किल है, स्किल के हिसाब से जो है लर्निंग करवाएं। ये नहीं है कि हम जो है कुछ भी जो है अपना पुराना ठर्रे पे जो पुराना जो किताब उठाई और बच्चे से बोला पढ़िए, ऐसा नहीं सर। अब उसको टोटल बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो क्वालिटी है, बच्चे का जो स्किल है, उस स्किल को हमको पहचानना होगा, और उस स्किल के हिसाब से उसको आगे जो है उस पे उस तरह का जो है हमको ट्रीटमेंट करना होगा सर। इसमें वो ये कि स्किल अगर बच्चे को 5वीं 6ठी में ही आप असेस कर सकते हो, मतलब बच्चा क्या करेगा, फिर तो आप उसको पहले से ही नहीं बांध दोगे। नहीं, उसमें एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे जब हम जर्मनी में शायद क्लासरूम ऐसा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी है ना, हाँ, जर्मनी में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, 4th या 5th के अंदर ही बच्चों को असेस कर लिया जाता है, उनको उसी राह में भेज दिया जाता है। तो अगर हम पैटर्न बदलना पड़ेगा सर। सर तो नहीं सर, स्किल पैटर्न क्या मींस, मतलब आप, हाँ पैटर्न इस तरह है, जैसे हम क्लासरूम की क्लास टीचिंग करवाते हैं क्लासरूम में, तो ये नहीं है कि हम लोग ने करवा दिया, अब जो है उनको ग्रुप में बनाने पड़ेंगे बच्चों के, पीयर टू पीयर लर्निंग जो होती है, पीयर लर्निंग मींस ग्रुप में अच्छे बच्चे, उनको उस तरह से लर्निंग करवानी होगी। और टीचर को भी अब क्या करना होगा कि वो जो मोटिवेशंस बाय द एक्शन होना चाहिए, मोटिवेशंस नॉट द वर्ड, मोटिवेशन बाय द एक्शन मींस सपोज एक अच्छा अगर स्पोर्ट्समैन बनाना है तो टीचर को पहले परफॉर्म करना,
सॉरी आपका म्यूट हो गया। पहले अगर बैडमिंटन सिखाना तो उसको पहले खेलना पड़ेगा टीचर को। तो ये मोटिवेशन बाय द एक्शन होना चाहिए सर, क्वालिटी ऑफ मोटिवेशन बाय एजुकेशन द के लिए एक्शन। बहुत जरूरी। और सर इसमें आपको क्या लगता है, मतलब नौटियाल जी आप थोड़ा अभी यंग टीचर हैं, आपको क्या लगता है कि अब आप तो मोटिवेशन बाय द एक्शन कर सकते हैं जैसे पुराने टीचर हैं उनका क्या होगा? देखिए मैं सबसे कैसे पहले इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि देखो हाँ जी। जैसे मैं अपनी बात करूं खुद की, तो मैं एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूं, मतलब प्राइमरी बेसिक अपने गांव से, और फिर जो मेरा आफ्टर जो 5th के बाद भी मेरा कोई हाई बड़ा स्कूल से इंटर कॉलेज ऐसे से ही हुआ है, मतलब प्रोग्राम में मैं पढ़ा हूँ 6 से लेकर 12 तक। लेकिन मुझे ये लगा कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और क्योंकि और जब मैं हायर एजुकेशन में गया, जब मैं दिल्ली किरोड़ीमल में गया था, दिल्ली से मेरा ग्रेजुएशन है, एमए और एमफिल पीएचडी मेरा जेएनयू से है और चल रहा अभी। सबसे बड़ा मैंने यहाँ पे 12th तो कर लिया, मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए, बट जब मैं वहाँ पे क्लास में बैठा तो मुझे यही लग रहा था कि मैं मतलब क्लास 1 में भी नहीं हूँ अभी उस टाइम पे। देन मेरा तो हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है कैसी है, ठीक है हमारे आपको ये पता है कि इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में भी 50 या 60% बच्चे आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट में पढ़े हैं। क्यों? जो हम हायर एजुकेशन, अगर मैं अपने जॉन सर की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत कम एजुकेशन उस हिसाब से नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में है कि बच्चा पढ़ा है, बट जो रियल उसका जो नॉलेज है, नॉलेज वैसा उसका उतना नॉलेज नहीं है जो मैं, क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चे मिले हैं, क्योंकि मेरे साथ काफी सारे जॉन सर के बच्चे थे जो जेएनयू में भी एंटर, बट किसी का क्लियर नहीं हो पाया था उस टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर क्लियर करा, वो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल पे एक तो टीचर्स के अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल, ठीक है। और दूसरी बात जो एक डिबेटिंग कम कि प्राइवेट स्कूल, आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे डालते, क्यों डाले? क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, जो कि गवर्नमेंट टीचर ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं आफ्टर मतलब देन उस प्राइवेट टीचर से। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, हमारे जो पास नीचे से बेसिक से जो बच्चा आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर ही नहीं है। यहाँ पे 11th-12th वाले बच्चे को यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है कि आप ABCD वो आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो उससे आप समझ सकते हो कितना एजुकेशन का कितना बुरा हाल है। तो सर तो सबसे पहले इसमें हाँ टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो प्राइमरी टीचर है सबसे पहले, देन उसके बाद जो भी 12th तक का जो टीचर है उसका बच्चे के साथ इतना अच्छा इसके उसका डेवलपमेंट होना चाहिए कि स्टेप टू स्टेप उस बच्चे को पढ़ा पाए, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। यहाँ पे तो बच्चे को हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे फिर आप 12th में आप कैसे बच्चे को पढ़ा पाओगे? देन फिर डिग्री कॉलेज में जाएगा वहाँ तो आपको पढ़ाएगा नहीं कोई, और सब चीजें। तो मुझे बट बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब खुद प्रैक्टिस करके और बाद जा जाके, मैंने तो काफी जैसे अपने आप टाइम को एक हाँ कुछ नहीं, मैंने आपके साथ के काफी सारे हाँ होंगे, जी इनफैक्ट मैं मुझे हाँ लगता जी है हाँ आपके जी साथ के जी काफी लोग बिल्कुल। होंगे जो पढ़ाई से भटक गए, कुछ अच्छे भी होंगे, उनके अंदर कुछ रहा और सर होगा, मैं दूसरी कुछ बात नहीं स्पार्क कर, होगा। जब मैं डीयू में गया था तो मैं ABCD मैंने आफ्टर मतलब 12th के बाद सीखी थी, मतलब ABCD पता था बट अंग्रेजी नहीं आते थे उस समय, और मैथ में मतलब सिर्फ एक यहाँ पासिंग मार्क्स पढ़ाया जो, बस समझना कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट। फिर हाँ मैंने सर। फर्स्ट में काफी मेहनत करके देन उसके बाद मुझे लेवल पे 2 साल बाद में लेवल पे आ गया था, तो काफी स्ट्रगल करा। तो मैं चाहता हूँ सर जो हमें वही वहाँ है, करना वो पड़ आप रहा है। लोग कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर लेते हैं, कुछ लोगों के अंदर हाँ क्षमता जी हाँ होती जी है स्ट्रगल करने की, कुछ हाँ जी। तो परिस्थितियों बस के यही अनुकूल है कि होती हैं, क्योंकि पर हमारा जो वो होता है। एजुकेशन होना चाहिए, हमारा एक्टिविटीज पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि और डिबेटिंग होना चाहिए। एक बार आप डिबेट करवाए बच्चों से, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे क्या है कि बच्चा खुल एक्टिविटी जाता है, उससे बेस्ड हो। कॉन्सेप्ट हाँ जी हाँ जी तो ठीक है, क्लियर हो मैं जाता है कोई भी कॉन्सेप्ट। ये शिक्षक गांव सर एक एक हमारा ऑडियंस का सवाल है, वैसे ये भीम सिंह चौहान जी हैं, ये चतर सिंह जी के शायद क्लासमेट हैं, आपने बता रहे थे शायद पहले इनफैक्ट। जी तो ये इनका पूछना है कि ये शिक्षक गांव नहीं जा सकते हैं कोविड के चलते, ऐसे में अगर शिक्षक जिस गांव के हैं वही शिक्षा दे दें जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, इसके बारे में अगर शिक्षा व्यवस्था को क्या लगता है आपको? जैसे कुछ गांव में शुरू भी करा है लोगों ने, वॉलंटियरिंग वगैरह शुरू करी है, तो अगर उसमें जो ऑलरेडी गांव में बैठे हुए हैं लड़के जो थोड़ा थोड़े पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाएं, तो फिर उसमें आपको क्या लगता है शिक्षा विभाग उसमें कुछ वही सामाजिक भागीदारी हो गई ना किसी तरीके की, तो उसमें वो पीएलसी जी और जो आप बोल रहे थे उसका कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब हाँ इनोवेटिव। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जो ये गेस्ट टीचर रखे जा रहे हैं ये इसी तरह तो रखे जा रहे हैं वहीं के गांव के ही। तो अगर वो गांव का आदमी अगर पढ़ाने के लिए सर वो तो एक इंटरेस्टेड ही है। होता है ना समाज गेस्ट टीचर, तो गांव में जी सर। प्राथमिक विद्यालय, वो तो मतलब प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी सेकेंडरी विद्यालय में तो एक ही टीचर होता है। अगर जैसे आजकल आए हुए हैं तो उसमें हाँ आपको सर। लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल कुछ ना कुछ हद तक पार्टिसिपेशन चाहेगा, मतलब समाज का ऐसे तरीके से कोई अपना समय, जैसे आपने पीएलसी की बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो, सर बट मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली क्या है ना कि भाई स्टेक होल्डर जो एजुकेशन के हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले से पीएलसी की बात हुई,
उसमें सर वो यही क्या चीज जीआईसी है। लेवल पे होता है, क्या होता है वो मतलब? नहीं 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 सर, बेसिक प्राइमरी लेवल पे भी हम तो सब पे मीडिया का अगर आदमी है गांव में या कोई एनजीओ का आदमी, आजकल एनजीओ जो हमारे जितने हैं, रीड टू रूम वाले हैं, संपर्क गोमती रीड, अभियान हाँ। वाले, संपर्क फाउंडेशन या अजीम प्रेम जी अच्छा फाउंडेशन, सर इनके जो टीचर हैं वो गांव में जाके पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और इस तरह से गांव के जो पढ़े लिखे लड़के उनको जो है एनजीओ में ले लेकर उसी गांव में जो है उसको डेप्यूट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। और वो अच्छा। उनको ऊपर से अच्छे मतलब ठीक उनको जो मानदेय भी दिया जा रहा है उस चीज का, उनका उनको जो उनको सैलरी भी दी जा रही है सर। तो ये एनजीओ हैं और मीडिया वाले, हम तो मैं बता रहा हूँ जो भी सर जो भी लर्निंग से रिलेटेड है वो कहीं का भी हो सकता है और कोई भी सिखा सकता है। एक अच्छा किसान भी सर एक अच्छा लर्नर हो सकता है। हाँ सर, मैं इससे एक्चुअली थोड़ा मैं आने वाला था। मैं इनफैक्ट पहले हिमांशु जी को थोड़ा चाहूंगा इसमें बात करने के लिए। टेक्नोलॉजी के तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं गांव स्तर पे, ठीक है, तो एक तो हो गया कि आप आईआईटी और आईआईएम और मेडिकल ये सब की शिक्षा दें। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर गांव की आजीविका और पलायन की जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ती है, कृषि से संबंधित शिक्षा से जुड़ती है। तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हम ई लर्निंग के माध्यम से या कुछ स्कूल में भी, इनफैक्ट इसमें चतर सिंह जी भी एड ऑन कर लें, तो ऐसा कुछ होता है कि कृषि को भी थोड़ा बढ़ावा दे सकें किसी तरीके से, लोगों की रुचि बने ताकि उससे वो आजीविका संबंधित उसको सोचे। तो मतलब वो मतलब थोड़ा ऐसा है कि आपको क्या लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हिमांशु जी? अभिनव, इसमें जो मुझे लगता है कि मतलब वहां पे भी ई लर्निंग का ही रोल आएगा डेफिनेटली, क्योंकि भाई अगर आपको गांव में सिर्फ How can it, Himanshu ji, how can we like commercialize it in some way wherein the interest from the government is also there, right? And interest from the people, so certainly would be there. But how do you see it like basically commercializing itself? Because education is commercialized, but krishi education, agricultural education is not commercialized. So I was just hoping. तो अगर वहां पे एग्रीकल्चर एजुकेशन को कमर्शलाइजेशन का बात आती है, तो मेरा मानना यह है कि अगर हम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर लोग जुड़ के, जैसे मेरा मानना यह है कि अगर जॉनसा पावर में जॉनसा पावर लेवल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जो कि लोगों को अपनी तरफ से एक्सपीरियंस, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी काफी जॉनसा पावर में काम करते हैं कृषि के क्षेत्र में। हेस्को वाले, बिल्कुल, हेस्को बहुत बेहतरीन काम कर रही है जॉनसा पावर क्षेत्र में। हेस्को के माध्यम से ही आप लोगों के मतलब ये क्लासेस करवा सकते हैं, जिससे बच्चे और बड़े भी उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ये आगे चल के मेरे को फ्यूचर क्या दिख रहा है, कि मतलब अभी क्या है, अभी लोगों को फ्यूचर ही नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता। जैसे नितिन बोल रहे हैं कि उनको एक्सपोजर ही नहीं था। जब एक्सपोजर ही नहीं होगा तो सीखेगा कहाँ से? जब आप इस तरह के माध्यम, जैसे आपने रिचर्ड साथी ने ये प्रोग्राम करवाया, वही एक बार एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ वो हो जाए, ई लर्निंग के माध्यम से आप काफी सारी वो करवा दें कॉन्फ्रेंसेस, या उसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उनका करवा दो। क्योंकि कई लोग हैं एक्सपर्ट जो उसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि भैया जिस टाइप की क्रॉप्स आप करोगे तो उससे फायदा मिलेगा, कहाँ उसकी मार्केटिंग होगी, इससे फायदा मिलेगा, ये सिर्फ चीजें सीखने को मिलेंगी उसमें। तो ई लर्निंग यहाँ पे काफी बेनिफिशियल है। अच्छा, इसमें अभी ना मैं एक चतर सिंह जी से भी सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पूछें सर, अब जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी है, अब अगले साल से लागू हो जाएगी, उसमें इन्होंने ये कोडिंग और ये वोकेशनल और जो कोर्सेज हैं उनको काफी ऐड ऑन करने की उनकी इच्छा है, और 6th ऑनवर्ड वो कंपलसरी कर रहे हैं कोडिंग को। तो अभी जो हमारे पहाड़ों पे जो स्थिति है, उस स्थिति में जब हम बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेसिक इंग्लिश ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसमें आपको कैसे लगता है कि हम ये कोडिंग वगैरह जो नए सब्जेक्ट आएंगे जिसमें आज लोगों को भी नहीं पता होगा ये कोडिंग होती क्या है, तो बच्चों को आप कैसे उसके लिए तैयार करेंगे, या अपने टीचर्स को आप कैसे तैयार कर रहे हैं? सर एक बार सर रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन? जो नई मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट करा है, उसमें 6th क्लास ऑनवर्ड कोडिंग कंपलसरी कर दी गई है। जो कंप्यूटर कोडिंग होती है, जो कोडिंग लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई है, कोडिंग लैंग्वेज, जी जी, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने स्कूलों में, जॉनसा पावर के स्कूलों में अभी, जैसे नितिन ने बताया, बेसिक इंग्लिश ही नहीं सिखा पाए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं सिखा पाए हैं बच्चों को, तो कल जब वो एकदम से लागू हो जाएगा तो उसके लिए कैसे आप लोग तैयार कर पाएंगे, मतलब हमारे यहाँ के शिक्षकों को, हमारे यहाँ के बच्चों को? क्योंकि वो कोडिंग तो बिल्कुल एक ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहीं और से कुछ। हाँ
उपलब्ध जी सर। संसाधनों में बेसिकली आप हाँ, कैसे, उपलब्ध आपको लगता है संसाधन कैसे हाँ हम कर पाएंगे। कैसे हो पाएगा ये कोडिंग का? हाँ अभी देखिए सर, नई जरूरी भी शिक्षा है नीति, वैसे। हाँ अभी देखिए सर जो स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, जैसे 5+4+4+, 5+3+3+4, यस सर। अब अगर आप देखेंगे कि अगर कक्षा 2 तक का जो बच्चा है उसको तो वहां पे किसी तरह फ्री एजुकेशन रहेगा, उसको किसी तरह का, जैसे वो कक्षा 3 और 4 और 5 में आएगा उसका एग्जाम होगा, और कक्षा 6 के बाद की 6, 7, 8 में उनका स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन जो इनका है, व्यवसायिक शिक्षा को ऐड कर रहे हैं। तो जो कोडिंग सिस्टम है भाई, अगर कक्षा जो तीसरा जो लेवल है, 3, 4, 5 का जो लेवल है उनका, वहां पे स्थानीय भाषा से लेकर के उनको सिखाने के लिए जो नई शिक्षा नीति, जहां तक मैंने समझा इसको, कि स्थानीय भाषा के लिए कोडिंग, जब तक यहाँ पे जो बच्चा कक्षा 3, 4, 5 तक आएगा तब तक वो बहुत कुछ चीजें सीख जाएगा सर। हेलो सर इसमें एक एक हेलो मैं थोड़ा, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ सर जी बहुत। जी। हिमांशु हाँ जी आपको कुछ ऐड करना जी। है इसमें? नितिन नौटियाल जी आप कुछ, सर इसमें वही है अभिनव, कि मेरा कैसे करा पाएंगे, वही वाली बात हाँ है। मेरा चतर सिंह मेरा जी। अभिनव इसमें मानना ये है कि हम बहुत ज्यादा ना सरकारी तंत्र पे बहुत डिपेंड करते हैं, हाँ और उस वजह से वो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है। हम सब कुछ डिपेंड करते, सोचते रहते हैं कि सरकार करके देगी। सरकार के पास भी बहुत सीमित संसाधन है, सही बात बोली जाए भाई, लिमिटेड उनके पास संसाधन है, उसमें उनको सबका करना पड़ता है, क्योंकि एक जगह करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे हमारे लिए नहीं करेंगे, ये उनके साथ प्रॉब्लम है। इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें हम सब जो लोग हैं, जो जो थोड़े से संपन्न हैं, इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और इस चीज में हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प किस तरह करनी पड़ेगी? एकदम से हमारा, अगर मैं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की बात करूं तो वो भी अगले साल के लिए मुझे जहां तक लग रहा है वो नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार हो पाएगा इस शिक्षा जो नई पॉलिसी आ रही है। इसमें जैसे कई हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से जॉनसन पावर के, जो उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, काफी सारी करी है, अगर उनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी माध्यम से, पूरे एक संस्था, बड़ी संस्था बना के, कि वो मतलब मोटिवेट हों कि अपने क्षेत्र के लिए हमें करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएं, और तभी जाके लोग तैयार हो पाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि एकदम से तो उत्तराखंड सरकार भी नहीं तैयार कर पाएगी इतने सारे शिक्षक जो इस नई टेक्नोलॉजी को बच्चों को सिखा दें। तो उसके लिए जो जो हमारे क्षेत्र से इतने सारे लोग गए हुए हैं, जैसे नितिन के भी कई सारे दोस्त होंगे, जेएनयू में होंगे और बड़े बड़े कॉलेजेस में होंगे, मेरे साथ भी हैं, अभिनव के साथ होंगे कई सारे, इन लोगों को जुड़ना पड़ेगा, इन लोगों को संसाधन थोड़े बहुत अपनी तरफ से देने पड़ेंगे गांव वगैरह में, और इन लोगों को थोड़ा अपने समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि चतर सिंह जी जैसे लोग चाहे कितना ही कर लें वो कम पड़ेगा सर, क्योंकि जगह बहुत है जहां पे करना है और संसाधन कम है। मेरा ये मानना है, बाकी चतर सिंह वो जी आप बेटर सही कह रहे हो, मतलब बट इसमें ये वाली चीज जैसे आप कह रहे हो कि कम्युनिटी वो पार्टिसिपेशन, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए, हाँ, हमारी जिम्मेदारी है हमारे क्षेत्र के लिए, हम भी ये जो बात कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, जॉनसन पावर नाम से, बिल्कुल ये बाकी और लेवल पे भी हो सकती थी। जी। तो इसमें अगर मैं वही बोलता हूँ, अगर आप जैसे बोल रहे हैं तो अगर हम बाहर से कोई पढ़ा रहे हैं तो इसमें लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ना सर। ऐसा तो नहीं होता कि यार आप उठा के खैरात में दे दो और फिर वो बाद में, एक तो आदमी, एनजीओ भी काफी सारे बेकार हो गए अब, क्योंकि वो संसाधन नहीं जुटा पाए, सस्टेनेबल नहीं रख पाए, कहीं ना कहीं उनके संसाधन पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं, कुछ एनजीओ भी ऐसे बर्बाद से हो गए। आपको क्या लगता है, मतलब कि कमर्शियलाइजेशन के केस में क्या हो सकता है? मतलब कुछ स्कूल्स या तो सरकार दे दे कि भाई ये तुम रन कर लो एरिया, आपको मतलब इसमें चतर सिंह जी आप भी बोल सकते हैं इनफैक्ट, मतलब हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग, मतलब कैसा स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? देखो अगर अभिनव वीकेंड पे कि हम लोग सैटरडे संडे पढ़ाएं, एटलीस्ट अंग्रेजी क्लासेस का हम लोग शुरू कर लेते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़ा लेते हैं, एक घंटा दे देते हैं हम लोग। वही चीज मतलब सरकार को थोड़ा सा आउटसोर्स करना पड़ेगा इस मामले में, सरकार को थोड़ा सा आउटसोर्स करना पड़ेगा, नॉट अ कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। मैं कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के फेवर में कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर हुई तो जो वेलफेयर जो होता है सोसाइटी का वो कभी नहीं हो पाता, वो ये सच बात है, ये वेलफेयर कभी नहीं हो पाता सोसाइटी का। तो इस चीज को, अभिनव सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हेलो यस सर, हाँ बोले। मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे भारत सरकार का एक अभियान भी चल रहा है सर, आपको पता भी होगा, साक्षर भारत अभियान। हाँ सर। उसके तहत मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 6 डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है, उत्तरकाशी भी है उसमें, लेकिन देहरादून डिस्ट्रिक्ट अभी वंचित है। जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं वहां पे प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोक शिक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, और वहां पे 2 प्रेरक रखे जा रहे हैं, 2 प्रेरक, एक महिला एक पुरुष,
और वो महिला और पुरुष वो बच्चे हैं, वो लड़के हैं वहां उस क्षेत्र के जो दोनों अच्छे, जिनकी अच्छी एजुकेशन है, जो इंग्लिश में अच्छी बोलता है, मतलब जिसका एमएससी या एमए करे हुए लड़के हैं, तो उनके लिए मानदेय भी है सर। और मानदेय जो 2 प्रेरक रखे जा रहे हैं उसमें एक तो दोनों, जैसे एक एसटी और एक एससी का, अगर जैसे वहां की बात करें तो वहां एक जनरल का, ओबीसी का और एक एससी का अच्छा। बच्चा रखा जाए। साक्षर। वो लोक शिक्षा केंद्र जो है, आप ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र बनाया जाता है, और उस लोक शिक्षा केंद्र में वो दोनों जो प्रेरक हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस चलाते हैं। अभी देहरादून में शुरू नहीं हुआ सर। तो अगर ये साक्षर भारत अभियान के तहत ये प्रौढ़ शिक्षा जिसमें सर, लोक अगर ये शिक्षा केंद्र वही- बनाया जाए। जी सर। इसमें हिमांशु जी ने जैसे बोला कि कहीं ना कहीं लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, जैसे हाँ, हम लोग तो भी उसमें हैं, जो हम 2 लोग लोग हैं जैसे सर आप बात वो कर रहे हो बहुत। आज, जी जी। तो इसमें मतलब ये मॉडल आपने जैसे बोला डिस्ट्रिक्ट देहरादून तो वंचित है उससे, तो हम वो तो हाँ खैर जी। नहीं हो रहा यहाँ पे। हाँ, अब तो हम नहीं, लोग अभी कुछ कर होगा सर। सकते हैं जो एक्चुअली क्या है काम ना, कर रहे हैं, होगा। पहले अच्छा इनके ठीक है, 6 अच्छी बात ब्लॉक है। लिए, अभी इसके हाँ, बाद मेरे ख्याल में ये भी शुरू होना है, तो वो भी एक अच्छा है सर। तो इसमें एक ऐसी पहल हो सकती है कि मतलब हम लोग जैसे, और जैसे सामाजिक संगठन है यहाँ पे हमारी तरफ के जो बाहर पढ़ रहे हैं लोग, जैसे आप हैं हिमांशु जी, आप भी बाहर रहे लेकिन आप भी जुड़े हुए हैं, मैं हूँ, मैं बाहर रहा, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। नितिन नौटियाल जी तो खैर यहाँ से गाँव में ही पढ़े हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, और चतर सिंह जी भी जैसे और हैं नजदीक उत्तराखंड में है वैसे गवर्नमेंट की तरफ से सर अभी जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं जो सीबीएसई बेस्ड होंगे। अच्छा, ऐसा अटल भी। उत्कृष्ट विद्यालय जो टोटल इंग्लिश बेस होंगे। अभी वो 500 विद्यालय उत्तराखंड में बनाएंगे, और हर ब्लॉक में 2 स्कूल जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे होंगे। वो सीबीएसई सर बोर्ड के आधार। इसमें सर एक बात आती है, स्कूल्स वगैरह शिक्षा विक्षा दे दी, बड़े बच्चे जो हैं हमारे यहाँ 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, भतेरी इंडिया के अंदर लग जाए देखा जाए तो मल्टीपल डिग्रीज बहुत लोगों के पास हो गई हैं, तभी आजकल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ गया, योग्यता स्तर बढ़ रखा है आजकल हर एग्जाम का। तो उसके बारे में अगर आप बोलना चाहेंगे कि जैसे हम लोग मतलब उसमें बेरोजगारी जो इतनी बढ़ रही है, एक मनीष कुमार जी ने इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछा है बेरोजगारी के बारे में, आप क्या कहेंगे कि मतलब वो किस तरीके से उसको एड्रेस करा जा सकता है? शिक्षा से, शिक्षा में कमी रह गई, या फिर सरकार के माध्यम ही नहीं है, इनफैक्ट संसाधन ही नहीं है? उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कुछ है, मतलब वैसे तो हम एड्रेस कर चुके हैं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए चतर सिंह जी या नौटियाल जी आप। किसमें बेरोजगारी पे सर? हाँ, बेरोजगारी पर। हाँ या बेरोजगारी तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है सर। और उसमें अभिनव अगर मैं नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है सर। हाँ हिमांशु जी, ये आप चतर सिंह जी बीइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इट विल बी डिफिकल्ट उनके लिए बोलना इस पे, कई सारी चीजें होती हैं। पर मेरा मानना ये है कि जॉनसन पावर का एक जो प्रॉब्लम रही है, अगर मैं सिर्फ जॉनसन पावर की बात करना चाहूंगा और बिल्कुल, तो अगर हम जॉनसन पावर को कंपेयर करें हमारे जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल से, तो जो हमें रिजर्वेशन का फायदा मिला, उस रिजर्वेशन के फायदे को हम एक लेवल तक तो ले गए, लेकिन दूसरा लेवल जहां पे वो हर क्षेत्र में फैल सकता था वो नहीं हो पाया। जैसे हमें शिक्षा में और रिजर्वेशन मिला और हमें नौकरी में रिजर्वेशन मिला, इस वजह से हम लोग सब लोग नौकरी में तो घुस गए, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग नौकरी में घुस गए, लेकिन अब जब नौकरियां कम होनी शुरू हो गई तब ये दिक्कतें यहाँ पे आएंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अगर हम जॉनसन पावर की बात करें तो जॉनसन पावर क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत कम स्कोप है, जो डेवलप ही नहीं हुआ। तो अभिनव यहाँ पे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल सारथी, इन लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेरोजगारी को कम करने का। क्यों? अब ऐसे तो आप कम कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप रास्ते दिखा सकते हो, आप रास्ते दिखा सकते हैं लोगों को, ऐसे अपने लोगों को पैनल पे लाके, जो लोग एक आप ऑनलाइन ये करवा दो, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम करवा दो कि आप अपने बिजनेस आइडियाज लेके आओ। आपके पास जॉनसन पावर में एक से एक लोग हैं जो पैनलिस्ट बन सकते हैं, जो फाइनेंस भी कर सकते हैं, जो उन आइडियाज को फाइनेंस कर सकते हैं। एक सक्सेस स्टोरी अगर आपको मिल गई, आप उस सक्सेस स्टोरी को जब आप लोगों को दिखाओगे तो लोगों में भी ये आएगा कि यार जब इसने करा है तो मैं भी करूं, मैं नौकरी के पीछे क्यों भागूं? भाई सरकार भी कितने लोगों को नौकरी दे सकती है, हर किसी को तो सरकार भी नौकरी नहीं दे सकती। तो ये तो हमें भी अपने लिए करना पड़ेगा कि हमें जॉनसन पावर में ही कई तरीके के रोजगार के माध्यम देखने पड़ेंगे, स्वरोजगार के माध्यम देखने पड़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर एक फील्ड हो सकती है। सर उसमें वही हाँ वो ये फील्ड हो सकती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ से काफी आगे लोग निकले हुए हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा,
उन लोगों को मेंटरशिप करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों के पास भी कई आइडियाज होंगे, उस आइडियाज को रिफाइन वो लोग कर सकते हैं, उन लोगों को फाइनेंस दिलवा सकते हैं बैंक से या एजेंसी से, डिफरेंट एजेंसी से। और जहां पे 2-4 केसेस आने लग गए, सक्सेस स्टोरीज आने लग गई, मेरा मानना ये है कि लोग नौकरियों के पीछे, नौकरियां छोड़ के लोग वापस इस क्षेत्र में आएंगे और रोजगार खुद ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स, मतलब वो काफी सही बोला आपने। हम लोग भी इनफैक्ट नेक्स्ट वीक सोच रहे हैं एक लाइवलीहुड उसके ऊपर इनफैक्ट स्वरोजगार आत्मनिर्भरता पे एक कराएं। वी आर ट्राइंग टू गेट सर्टेन फ्यू पीपल जिन लोगों ने हमारे यहाँ अच्छे बिजनेसेस शुरू करे हैं एग्री से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड इनफैक्ट। तो इसमें सर चतर सिंह जी, मैं इसमें आपसे थोड़ा एक चीज बोलना चाहूंगा। एक थोड़ा क्वेश्चन एक बनता है, वो किसी ने भेजा है इनफैक्ट व्हाट्सएप पे, कि एक तो जौनसारी भाषा को हम कैसे शिक्षा में हम लोग आगे तक ले जा सकते हैं, मतलब अगली पीढ़ी। तो खैर ये जौनसारी भाषा नहीं सर, बोली है। सॉरी भाषा, ये जौनसारी बोली है, भाषा तो है ही नहीं है। हाँ सर बोलिए। और अगर इसको आगे ले जाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और, एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ सर। अच्छा, जो आपने बेरोजगारी की बात करी, उसमें एक्चुअली हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से जो किया जा रहा है विद्यालय स्तर पर, जो बच्चा एनडीए या जी या नीट के एग्जाम के लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और भारत सरकार की तरफ से ये सर ये है ग्रूमिंग यंग माइंड और मिशन इन एक्सीलेंस इन एग्जामिनेशंस। इसमें हम 9th के और 11th के बच्चों को लेते हैं, और इसको हमने डायरेक्ट वर्चुअल लैब के माध्यम से इस तरह कोर्स करवा रहे हैं कि एक्सपर्ट बैठा हो हमारा देहरादून या दिल्ली या बाहर से भी, अब्रॉड में। तो वो 9th और 10th के बच्चों को इस तरह की एजुकेशन, वो उनको इस तरह से गाइड एंड काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको एनडीए में जाना है तो आपको किस तरह की लर्निंग करनी है, क्या किस तरह के एग्जाम आप करेंगे, या जी अगर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आईआईटीज में जाना है तो उस तरह का भी सर ये भी विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम भी चल रहा है। नौटियाल जी को भी पता ही होगा, कक्षा 9 और 11 के बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस इसके माध्यम से दी जा रही है। ठीक है सर, मैं ये आपने काफी सही चीजें बोली। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ये सब जो है एक बार साझा करके हमारे साथ इनफैक्ट शेयर कर लें, ताकि हम अपने श्रोताओं को, व्यूअर्स को भी वो शेयर कर पाएं अपने वेबसाइट पर जो जल्द लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो अपने पेज पर भी शेयर करेंगे हम। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर चतर सिंह जी। और मैं इसमें आपने बोली पे बात नहीं करी, वरना थोड़ा बोली जो है जौनसारी बोली को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें नितिन नौटियाल जी भी बोल सकते हैं, चतर सिंह जी, इनफैक्ट हिमांशु जी आप भी बोल सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में जिक्र करें, फिर हम लोग इनफैक्ट कंक्लूड करना चाहेंगे। अब बोली को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, वो तो आपने एक्सीलेंस तो आपने कर दिया सब कुछ। जौनसारी बोली को हम लोग किस तरीके शिक्षा के माध्यम से, ये जब तक राइटिंग में नहीं आएगी, जब तक इसको हम राइटिंग में या पूरा राइटिंग में लाना पड़ेगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा स्तर पर इसको जो है हम लोग अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं वो जौनसारी भाषा या बोली भूल जाते हैं। तो हम लोगों को सभी को प्रयास करना होगा सर। नितिन जी, आप, नौटियाल जी, आपको क्या लगता है जौनसारी बोली के बारे में हम किस तरीके से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, अगली पीढ़ी तक ले जा सकते हैं? आपने भी गांव में देखा होगा बच्चों को, तो उसके बारे में बाहर के बच्चों को भी देखा हुआ है। ये देखिए, जैसे जौनसारी की जो बोली है, आपको आई थिंक मैंने, क्योंकि मेरे इस पे काम भी, मेरी जो पीएचडी है वो भी उत्तराखंड पे ही है, और बोली में ही काम कर रहे हैं आप, शायद बोली और भाषा में, लिपि में काम कर रहे हैं आप इनफैक्ट। स्क्रिप्ट, मेरा जो काम स्क्रिप्ट है, जितने शिलालेख हैं उस पे मेरा काम है। तो जैसा भी मैंने अल्मोड़ा में, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी अल्मोड़ा में, तो उसमें पेपर पब्लिकेशन किया था, मैंने अपना प्रेजेंट किया था जौनसारी भाषा के ऊपर। तो इसका एक भाषा है, मतलब एक हम भाषा पे कह सकते हैं, और एक तो बोली तो हमारी एक ही, हम कुछ एरिया में इसको बोला जाता है इस लैंग्वेज को, बट ऐसे जो सिंगल तो कोई भी लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, लेकिन जैसे कल्चर हमारा जो सांस्कृतिक जो भी हमारे रीति रिवाज है, उसमें इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि, और जैसे गढ़वाली, आपको पता ही, गढ़वाली के जैसे एनसीईआरटी के पीछे मतलब स्टेट एनसीईआरटी ने जो है चैप्टर लगा रखे गढ़वाली के, कुमाऊनी भाषा के, उसमें जौनसारी भाषा के ऊपर मतलब अभी तक कुछ ऐसा नहीं। तो हमें इस चीज के लिए आगे आना चाहिए, इस भाषा को हम सिलेबस में इंक्लूड करके हम इस भाषा को आगे, मतलब बोली को हम ला सकते हैं धरातल पे। ठीक है, थैंक यू। अब मैं थोड़ा, अभी सभी स्पीकर से काफी आपने बातचीत करी है, काफी नई नई जानकारियां दी है इनफैक्ट, और मैं इसमें अब चाहूंगा कि आप सभी लोग एक कंक्लूडिंग मैसेज दे दें। अगर इनफैक्ट मैं पहले हिमांशु जी से शुरू करूंगा। आप हाँ सर, बोलिए सर। हाँ बताएं, सॉरी आप थोड़ा बीच में बाहर भी चले गए। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। जैसे बेरोजगारी है, तो देखो, मतलब हम वो कहते हैं ना, जैसे बेरोजगारी है, तो जैसे मोदी जी कहते हैं, कोई भी कहता है कि भाई
आपको इतना लायक बनना है कि आप किसी औरों को जॉब दे पाओ। तो हाँ जी। अभी यदि हमें किसी और को जॉब दें तो हम कैसे, हमारे पास संसाधन तो होने चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि लोन वगैरह, वो कह रहे हैं कि हम स्टे होम पे करवा रहे हैं, लोन का करवा रहे हैं, वो तो आप उसमें बिजनेस कर सकते हो। हाँ दूसरी जी बात सर। है, जैसे जैसे आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी है या एजुकेशन है, हायर एकेडमी है, उसमें आपको टैलेंट होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारे क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी जो कंपनी आपको तभी लेगी जब आपके अंदर वो शिक्षा हो गई। तो शिक्षा बस मेन बात सारा शिक्षा का है, क्योंकि हमारे जैसे पहाड़ के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, जब हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा स्कूल लेवल पे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग जो है मतलब अधिकतर बेरोजगार हैं, क्योंकि हम स्किल हम्म। डेवलप कर पा रहे हैं हम लोग। हाँ, स्किल वो डेवलप, जैसे हिमांशु जी ने भी बोला और आप भी वही कह रहे हैं कहीं ना, स्किल वो पहले हम लोग नौकरी के चक्कर में हम लोग स्किल को भूल गए। हाँ वो जी, हाँ जी। नौकरी में स्किल सीखते थे और वही स्किल बन जाती थी हमारी। एक दूसरी बात समझो इवन ये देखो किसानी ना, थी। जो हाँ हम जी। जो है 10th जो अभी हाँ एनसीईआरटी जी। है, एनसीईआरटी जो भी है, हम तो यूपीएससी के पढ़ते हैं, तो मेन तो हमें वही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने हाँ इसको जी सर। 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा है। चीजें सिर्फ वही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि हम उस समय जो हमारे पास ऐसा कोई हो नहीं, मतलब हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। तो उसका दो ही हो सकते हैं, या तो फैमिली प्रेशर, आप नहीं पढ़ पाया, दूसरी बात आपके टीचर्स ऐसे नहीं है, या आपका जो मैनेजमेंट आपको पढ़ाया उन्होंने अच्छे से आपको हाँ। गाइड नहीं करा। तो आई थिंक गाइडेंस की जो बहुत जरूरत है बच्चे को, कि भाई आगे फ्यूचर के लिए मतलब आप कैसे हाँ। उसको कर सकते हो। तो मुझे लगता है आई थिंक जॉब्स कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट टैलेंट हाँ जी। आपको, इस एक्सपोजर के लिए आपको टैलेंट होना चाहिए, और तो टैलेंट उसमें हमें तभी आएगा आप लोग जैसे कर स्कूल रहे हैं। स्कूल, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल स्कूल लेवल पे जो हमें ठीक शिक्षा है अच्छी दी जाएगी। नौटियाल जी। ठीक है हाँ सर, जी, हाँ जी। धन्यवाद आपका। और इनफैक्ट मैं थोड़ा अब कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा, थोड़ा सा बस एक कंक्लूडिंग सा रिमार्क हो समापन तरीके से। अगर हिमांशु चौहान जी आप थोड़ा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बता सकेंगे हम लोगों को, क्या जैसे आपने कुछ इनफैक्ट बोला भी है, तो मैं चाहूंगा आप उसी के ऊपर थोड़ा बताएं और कंक्लूड करें। हाँ, मेरी तरफ से जो थोड़े से पॉइंट्स में अगर मैं बोलना चाहूंगा, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ, ई लर्निंग फ्यूचर है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, ये अ फ्यूचर है सब जगह का। ये मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो इंसान ये कहेगा कि नहीं ये कोरोना काल में ही ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो वो आने वाले समय में बहुत पीछे छूटने वाला है। सरकार इस क्षेत्र में कोशिश कर रही है कि वो इंटरनेट वगैरह इन सब चीजों को बढ़ावा दे सके, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाए, लेकिन सिर्फ सरकार के उससे करने से नहीं होगा। हम लोगों, लोकल लोगों को भी आगे बढ़ के कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा, लोगों को वहां प्रेरित करना पड़ेगा, तभी हम लोग जॉनसार पावर को मेन स्ट्रीम में और बेटर ला सकेंगे, और यहाँ पे भी एक हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बना पाएंगे। ये ठीक है, मेरी तरफ से। धन्यवाद चौहान जी। मैं चतर सिंह जी को चाहूंगा आप थोड़ा इसके ऊपर हाँ, कंक्लूडिंग रावत रिमार्क्स जी। बताएं कुछ। जी जी जी। सर मैं कहना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट को कि हमारे सारे बच्चे खास होते हैं, सभी के अंदर कमजोरियां होती, काबिलियत होती हैं। हमारे और आपके जैसे उनकी काबिलियत को हम बूस्टअप करें, और जो कमजोरियां हैं उसको सपोर्ट करें, और काबिलियत को पहचानें, और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, उसकी नीड्स को समझें कि उसका, क्योंकि लर्निंग तब होगी जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट उसका फिजिकल नीड है क्या, उसकी उसकी शारीरिक जरूरत क्या है। सुबह बच्चा आ रहा है और तुम एकदम जो उसको लर्निंग करवाओ, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी नीड्स को पहचाने, उसकी सुरक्षा के पहलू को पहचाने, सीसीटीवी कैमरे हो आपके यहाँ कहीं भी, पूरे इसको मतलब बच्चे को सुरक्षा में उसको डर नहीं होना चाहिए। उसका कम्युनल नीड, उसका स्टीम भी ध्यान रखें, और उसके बाद उसको लर्निंग के लिए तैयार होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नौटियाल जी आप थोड़ा आप बताना चाहें कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने थोड़े से। तो मैं मेन वही कहूंगा कि मैं टैलेंट पे जाऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसको डेवलप नहीं कर पाओगे तब तक आप मतलब बच्चे को आप प्रतिभावान नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपका बेसिक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी ये आप जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है, कमजोर है, उसका रिमीडियल क्लास ले सकते हो। रिमीडियल का मतलब जैसे यूजीसी जो हायर एजुकेशन में जो SC ST के लिए क्लासेस चलती है, जो बच्चे थोड़ा वीक है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, या उनको थोड़ा पहले टाइम नहीं मिला, तो हम एक्स्ट्रा उसको पढ़ा सकते हो, चाहे उसको सुधार, उसके एजुकेशन सुधार आ पाए। और दूसरी बात है, उसका जो आसपास का जो एरिया, स्कूल का आसपास का एरिया, उनको भी सहयोग करना पड़ेगा, एक टीचर का भी और उस बच्चे का भी, यानी कि टीचर के ऊपर कोई प्रेशर करे, कोई ऐसा करे, वो भी थोड़ा फ्रीली होना चाहिए।
और मैनेजमेंट का पूरा मतलब उसको सबको लेके चला के बच्चे की एक साइकोलॉजी को पता करके कि भाई बच्चा का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। हम ऐसा नहीं कि कोई किसी बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं उसको जबरदस्त पे जा रहे हैं, बट फिर भी जो है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट और वातावरण देके उसको हम अच्छे से शिक्षित कर सकते हैं। और तीसरी बात पब्लिक की, जो भी पब्लिक है उसको अपने बच्चे का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि हम बच्चे को देखते ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कुछ कर रहा। तो अगर आपको चाहते हैं कि भाई इंडिया आगे बढ़े, अपना जॉन सर और आगे बढ़े, तो सब जितने भी हम लोग जितने भी शिक्षित लोग हैं उनको सब एक साथ लेके बच्चों का मेंटली देख के उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको ठीक है उसकी क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है सर, सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हिमांशु जी, चतर सिंह जी और नितिन नौटियाल जी। और मैं आशा करूंगा हम लोग कोशिश करेंगे डिटेल सारथी है, जैसे आप लोगों ने बात करी कुछ सहयोग की, सामाजिक भागीदारी की, हम लोग कोशिश करेंगे कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं चलाएंगे, बट एक एटलीस्ट हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर चला सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। किसी को हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं उसमें, वील ट्राई एंड आप लोगों से संपर्क किया जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग करना शुरू की पहल कर सकते हैं और मैं आप सब लोगों को संपर्क करूंगा। अनिल सारथी की तरफ से सब लोगों को धन्यवाद, आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।